जानते हैं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी जो एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें से हम भारत का भूगोल जो आपका है ये इसको हम कवर कर रहे हैं। तो हमने जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमारी 6 क्लासें हुई हैं क्लास 6 में। और हमारी जो आज की है एक क्लास 7 की एनसीईआरटी है, जो हमारा है पृथ्वी और हमारा इसमें हमारा पर्यावरण था, सॉरी इसमें थोड़ा सा छपा नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमारी आज पहली क्लास है, हमारा पर्यावरण की पहली क्लास है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगेगा। और निश्चित रूप से जो एनसीईआरटी है, आपके विभिन्न एग्जाम हो गए, जैसे आपका हो गया आर एग्जाम होगा, जब आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसको आपकी जो 2025 की जो आपकी प्री एग्जाम होगी पीसीएस की, या फिर आपकी आईएएस की, अभी जो भी यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उन सभी को अगर आप अच्छे से अगर देना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत मस्त होता है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मस्त होता है। तो उन्हीं को जो हम लेकर आते हैं वहाँ पर, और उनका अच्छा जो है एक एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है आपका, राधे राधे। और जी ये वाले वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। ट्रेडिंग विद एजे, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। ओनली सक्सेस जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। हमारा पर्यावरण से संबंधित है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा से घटक जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। बताना है आपको कौन कौन से घटक हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। एक है आपका मनुष्य, दूसरा आपका है धरातली स्थलाकृति, तीसरा आपका है मानव निर्मित वस्तुएं, और चौथा कह रहा प्राकृतिक वस्तुएं। कूट आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है 1, 2, 3, बी कह रहा केवल 1, 3 और 4, सी कह रहा केवल 2, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें कौन सी वस्तुएं जो है, कौन सी है ऐसे घटक हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत। तो किसी भी मनुष्य के चारों ओर की वो वस्तुएं होती है पर्यावरण में, जो चाहे वो आपकी निर्जीव हो या आपकी सजीव हो, सभी जो आपकी है क्या होती है, चाहे वो आपकी प्राकृतिक हो या फिर आपकी मानव निर्मित होती है, सभी जो है आपकी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आपका मनुष्य बिल्कुल मनुष्य आपका है जिसमें पर्यावरण में आ जाएगा। दूसरा आपका है धरातलीय स्थलाकृति, बिल्कुल आपका इसमें आ जाएगा पर्यावरण में। तीसरा कह रहा है मानव निर्मित वस्तुएं, जिसको हम मैन मेड, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं भी जो आपकी है पर्यावरण में आती हैं। उसके बाद आपका हो गया प्राकृतिक वस्तुएं, तो चारों भी आपकी हैं जो है आएंगी, आपकी किस में आएंगी, पर्यावरण में आएंगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, डी जी 1 का डी, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी ओजी वाले 1 का आल, बहुत शानदार। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। बताना है आपको। कथन एक कह रहा है भैया, कथन एक कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दूसरा कह रहा है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा कह रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। कूट आपका है, एक कह रहा 1 और 2, डी कह रहा 2 और 3, सी कह रहा 1 और 3, डी कह रहा सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 2, बताना आपको, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो बहुत सही कह रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, पृथ्वी का वायुमंडल उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बिल्कुल आपको जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके वायुमंडल को चारों तरफ से बांधे रहता है। क्या करता है, खिंचाव बल लगाता है, ताकि जो है वायुमंडल एक स्थान पर टिका रहे। तो आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। बिल्कुल वायुमंडल में परिवर्तन हो जाएगा, आपके कोई गैस आपकी घट बढ़ जाएगी तो आपका क्या है, आपके मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, और प्लस आपके जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मौसम में परिवर्तन होता है, तब जब वो मौसम में परिवर्तन काफी दिनों तक लगातार होता रहेगा तो वही आपकी जलवायु बन जाती है। तो आपका हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही है। फिर तीसरा कह रहा आपका कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल कह रहा है आपका, बिल्कुल सही है। पादप हो गया जिसमें पेड़ पौधे आपके आते हैं, और जीव जंतु हो गए जिसमें हम आप सब लोग आते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, जितने भी प्राणी मात्र है सब होते हैं, उनसे मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। तो आपका बिल्कुल हो गया। तो आपका 20 में क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है, ठीक है, बहुत शानदार।
ऑल राइट्स होंगे, बिल्कुल हाँ सही, बहुत शानदार है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कह रहा है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए आपका है फ्रेंच से, बी कह रहा है जर्मन से, सी कह रहा है संस्कृत से, और डी कह रहा है अंग्रेजी से। तो आपको बताना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइए आप लोग। तो जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपकी हुई है फ्रेंच शब्द के। क्या हुई है, किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। किससे हुई है भैया, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द जो है हुई है, जिसका मतलब होता है पड़ोस होता है। क्या होता है, इन्वायरोनर से हुई है। किसका है, एन वाई रोनर, ठीक है, एनवायरोनर है, और इसका मतलब क्या होता है आपको, होता है पड़ोस में। ठीक है, तो हम जानते हैं परि मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब घिरा हुआ होता है। पर्यावरण मतलब होता है जो चीज हमारे चारों तरफ घिरी हुई है, उनको हम पर्यावरण बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा आपका फ्रेंच शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी कह रहा है पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं, सी कह रहा है जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, और डी कह रहा है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। तो बताना आपका है कि इनमें से कौन सा जो है पारितंत्र जो होता है उसको सही तरीके से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र को आप लोग परिभाषित करिए। तो क्या कह रहा है भैया इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें कि जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, आपका क्या कहलाता है, आपका वो आपका कहलाता है पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया आपका, ठीक है, पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, आप समझते हैं इसको, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जीवधारियों का आपसी संबंध भैया, ठीक है, जैसे हम हैं और कोई जितने भी जीव आपके जीव हैं, ठीक है, सब जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कोई भोजन कर रहा है, कोई उनका भोजन बन रहा है, कोई उनका भोजन बन रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या श्रृंखला चलती रहती है। फिर कह रहा है कि पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं और जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण। ठीक है, हम जल में कुछ जीव रहते हैं, हम जल पीते हैं, जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं और कुछ आपके वायु में रहते हैं। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके निर्माण करते हैं वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जैवमंडल का। ठीक है, तो आपका जो सी वाला हो जाएगा कि जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का जो संबंध है जिसमें वो चारों तरफ रहते हैं, आपका हो जाएगा आपका पारितंत्र हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इसमें आपको सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, दिखाई देगा। आपको मिलाना है इसमें सूची 1 में क्या है, आपका जैवमंडल है, फिर आपका वायुमंडल है, जलमंडल है, फिर स्थलमंडल है। सूची सेकंड में आपका पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत, फिर आपका है दूसरा है जलीय क्षेत्र, तीसरा आपका है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और चौथा कह रहा है पृथ्वी की ठोस पर्वती या कठोर ऊपरी परत। तो आपको मिलाना है, चलिए अब ये मिलाते हैं। कह रहा है इधर कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत। तो पृथ्वी के जो चारों ओर फैली जो वायु की पतली परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें हमारी गैसें रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल हो गया। दूसरा कह रहा है जलीय क्षेत्र, तो जलीय क्षेत्र जिसमें जल रहता है जलमंडल बोलते हैं ना, आपका सागर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब आपके जलीय मंडल में है, आपका दूसरा हो गया। फिर कह रहा है तीसरा कह रहा है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल मंडल जलमंडल एवं वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो बिल्कुल जिसमें आपके जहां पर आपके जल मिलते हैं, वायु और आपके जो स्थल मिलते हैं, जहां पर हम प्राणी मात्र जो है अपना जीवन संभव बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं जैवमंडल बोलते हैं। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और फिर चौथा कह रहा है पृथ्वी की ठोस पर्वती या कठोर ऊपरी परत, जो हमारी पृथ्वी है जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं इस समय हम वर्तमान में, ठीक है, उसकी जो ठोस जो आपकी जो पर्वती है, ठीक है, जो क्रस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 1 2 4
तो 3 1 2 4 आपका सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी वाला हो जाएगा। जिनका जिनका भी राइट आंसर सी वाला आ रहा है उनको उनको बहुत बधाई। वो जी वाले हैं, सक्सेस जी हैं। 3 1 2 4 बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका है 5 जून, बी आपका है 5 जुलाई, सी है 10 जून और डी आपका है 8 जुलाई। पता नहीं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बार जो पूछा गया है एग्जामों में कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 5 जून को। क्या है जिसको हम बोलते हैं? वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना, बहुत भारी मात्रा में इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, है ना, काफी मात्रा में क्या होता है इसमें, पौधेरोपण होते हैं ना हम लोग। क्या होता जी? प्रतिभा पटेल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया 5 जून हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए भैया ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जी प्रतिभा जी, 6 का हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। कह रहा आपका, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्वटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। और दूसरा कह रहा है कि महासागरीय पर्वटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्वटी से अधिक होती है। तो उपर्युक्त में से आपको कथन सत्य चुनना है, आपको सत्य बताना है। ऑप्शन ए केवल है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, तीसरा कह रहा है एक और दो दोनों, सी डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्वटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। बिल्कुल कह रहा, सत्य कह रहा एकदम। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अपर क्रस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भैया? अपर क्रस्ट बोलते हैं, अपर क्रस्ट बोलते हैं ना, और यह सबसे पतली परत होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपका पहला सही हो जाएगा भैया। चलिए निपट लिए, अब हम दूसरे से लड़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय जो पर्वटी है, जो आपकी पृथ्वी की जो पर्वटी है, ये महासागरीय पर्वटी की मोटाई जो है महाद्वीपीय पर्वटी से अधिक होती है। नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जो है महाद्वीपीय पर्वटी की मोटाई अधिक होती है। महाद्वीपीय पर्वटी कितनी होती है? जो महाद्वीपीय पर्वटी है, महाद्वीपीय पर्वटी जो है, महाद्वीपीय पर्वटी जो है ये कितनी, इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। और जो महासागरीय पर्वटी है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। और जो महासागरीय पर्वटी है, महासागरीय पर्वटी, इसकी मोटाई कितनी है भैया? है 5 किलोमीटर है। क्लियर है? तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या भी आपकी महाद्वीपीय पर्वती जो है ज्यादा मोटाई है। इसमें क्या कह रहा है कि महासागरीय पर्वती की मोटाई अधिक है इससे। नहीं, गलत हो जाएगा आपका, तो आपका केवल हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा। क्लियर है जी प्रतिभा जी? 7 का ए हो जाएगा, बहुत शानदार। ओजी वाले सक्सेस जी सबका आया है। चलिए बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको बताना है, रॉन्ग बताना है। ठीक है, कौन बताना है? रॉन्ग, असत्य बताना है। कह रहा है, कथन आपका एक है, महाद्वीपीय पर्वती सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। बी कह रहा है कि महासागरीय पर्वती सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। सी कह रहा है पृथ्वी की सतह जो है पर्वती के नीचे मेंटल एवं क्रोड का परत का विकास हुआ है। और डी कह रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी है। तो बताना इसमें है कौन सा आपका जो असत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, बताइए आप लोग कौन सा इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, चलिए देखते हैं। देखते हैं भैया कौन सा इसमें जो है, बताइए भैया आप लोग। ठीक है, 8 में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। असत्य पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या भैया आपका कह रहा है कि महाद्वीपीय पर्वती सिलिका एवं एल्यूमिनियम खनिजों से बनी हुई है। तो बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका सियाल बोलते हैं ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल बोलते हैं ना, सियाल सीमा निभे होता है ना जी। सूरज जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है
हम्म, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, देखते हैं। तो उसमें क्या कह रहा था आपका, कथन असत्य है ना, तो आपका जो है ये बी वाला हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला जो है, क्योंकि जो महासागरीय प्रवृत्ति है उसका जो कह रहा है कि निर्माण जो है सिलिका आयरन से बना है, नहीं किससे बना है आपका, सिलिका और हमने बोलते हैं ना सियाल सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं, सिलिका और आपका जो मैग्नीशियम इससे बनता है, तो आपका गलत हो जाएगा कि उसमें आपका दिया है सिलिका और आयरन दिया गया है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना जी, आप चलने लगा सर, चलिए थैंक यू ओ जी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, कह रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है कायांतरित सेल, बी कह रहा है अवसादी सेल, सी कह रहा है आग्नेय सेल, और डी कह रहा है जीवाश्म युक्त सेल। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बताइए आप लोग, जब द्रवित मैग्मा, ठीक है, अब मैग्मा किसे बोलते हैं, लावा किसे बोलते हैं, तो जो पृथ्वी के जो अंदर जो आपका जो द्रवित पदार्थ होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब वही पदार्थ जब जो है पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लावा बोलते हैं। तो जो आपका जो मैग्मा जो है, मैग्मा जब ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो उससे जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आग्नेय, ठीक है। आग से ना, आग क्या होती है आपकी, गर्म होती है, जो लावा होता है जो भैया मैग्मा होता है अंदर का जो ज्वालामुखी का होता है बहुत गर्म होता है। अगर आप उसमें देखे होंगे कभी, अगर पिक्चरों में देखे होंगे आप, तो बहुत ज्यादा उसमें गर्म होता है ना, तो वो अग्नि उसमें होती है, तो अग्नि का क्या होता है, आग्नेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आग्नेय सेल हो जाएगा ना, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, कह रहा है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। ऑप्शन ए आपका है क्रोड, बी आपका है परपटी, सी आपका है मेंटल, और डी आपका है तीनों परतों का। तो बताना है आपको जी, प्रतिभा जी 9 का सी हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, बताइए आप लोग, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक जो है हिस्सा किस परत का है, बताइए आप लोग, बताइए। सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है 10, किसका हो जाएगा भैया आपका, किसका हो जाएगा बताइए, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, आपको बताना है किसका हो जाएगा। आपका सी वाला जो है मेंटल है, किसका हो जाएगा, मेंटल का कितना परसेंट लगभग है, लगभग इसका जो है 84% जो हिस्सा है, कितना है आपका 84% है। पृथ्वी के कुल आयतन में, जो कुल आयतन पृथ्वी का है आप जानते हैं, आप ऐसे जो हमारी पृथ्वी है ना, ऐसे है, ऐसे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, ऐसे निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, क्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है, मेंटल है, यहाँ पर क्रोड, इसको हम क्रोड बोलते हैं, क्रोड क्रोड है। तो सबसे ज्यादा जिसका यहाँ पर निर्माण है किसका है, आपका है मेंटल का, लगभग कितना है 84% है, ठीक है। और आपकी जो क्रस्ट है बहुत पतली परत है ये पृथ्वी की, ठीक है, इसको हम पृथ्वी की ऊपरी परत बोलते हैं ना, स्थल मंडल, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 84%। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। कह रहा है कथन एक आपका है, कह रहा है जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। फिर दूसरा कह रहा है जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तीसरा कह रहा है बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। और चौथा कह रहा है अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से आपके कथन सत्य है। कथन एक कह रहा है केवल एक, दो, एक, तीन और चार, बी कह रहा है केवल तीन, सी कह रहा है एक और दो, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है जी मयंक यदुवंशी, हर हर महादेव, स्वागत भैया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग दीजिए, 10 का सी आ रहा था, ठीक, चलिए 11 में आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 में क्या आंसर होगा, ठीक है, दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, आप लोग 11 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं किसका किसका जो आंसर सही आ रहा है। चलिए भैया देखते हैं। तो चलिए
हल करते हैं भैया सवाल को ना। चलिए, तो आपको बताना है कौन सा सत्य है। चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है कि जब द्रवित लावा, कह रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर, मतलब है जब तक अंदर है उसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब वह ऊपर आ जाता है, जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, उसको लावा बोलते हैं। तो बिल्कुल जब द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तो ठोस हो जाता है, और इस प्रकार की बहिर्भेदी, क्योंकि पृथ्वी के बाहर है ना। बहिर मतलब होता है बाहर, तो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बहिर्भेदी आग्नेय बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है आपका, एक सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है जब द्रवित मैग्मा, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर उसको मैग्मा बोलते हैं, जब द्रवित मैग्मा जो है भूपर्वती के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार अंतर्भेदी जो बिल्कुल आपका जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है तो उनको अंतर्भेदी बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है बहिर्भेदी आग्नेय की संरचना बड़े दानों वाली होती है, मतलब कि जो बाहर आ गई है। नहीं भैया, आपकी जो अंतर, इसमें आपका गलत हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि जो बड़े संरचना वाली दानों वाली होती है आपकी कौन सी होती है, आपकी अंतर्भेदी होती है। कौन सी होती है, जो अंदर रहती है ना, अंतर्भेदी, जो अंतर्भेदी आपकी रहती है। ठीक है। आपकी जो अंतर्भेदी रहती है वो आपकी क्या होती है, आपकी बड़े दानों वाली होती है, और आपकी जो बहिर्भेदी होती है आपकी छोटे दानों वाली होती है, बहिर् दानों वाली होती है। तो आपका इसमें क्रॉस हो गया है, तो आपका दोनों गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक और दो सही है, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है जी। मयंक जी का सी आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड। ओजी वाले सक्सेस जी, प्रतिभा जी का सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। समझ में आया ना आपको, थोड़ा सा टफ कुछ थोड़ा है, समझने वाली बात है इसमें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि इधर आपका सूची है, उधर आपका क्या है, सूची सेकंड में आपको दिया गया है। क्या इधर, इधर आपका अंतर्भेदी आग्नेय सेल है, बी कह रहा है आपका बहिर्भेदी आग्नेय सेल है, सी है अवसादी सेल है, और डी आपका है कायंत्रित सेल है। उधर आपका है स्लेट है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, और चूना पत्थर है, और इधर आपका कूट दिया गया है, आपको उसको कूटना है। ठीक है। ABCD आप कूटिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आप 12 बताइए। ठीक है। चलिए हल करते हैं भैया। तो आपका इसमें क्या बता रहा है, अंतर्भेदी, क्या बता रहा भैया, अंतर्भेदी अग्नेय सेल कौन सा है, जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या आपका है, आपका अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। बिल्कुल आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, बहुत शानदार। फिर आपका क्या कह रहा है कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बेसाल्ट, है ना, बहिर्भेदी, है ना। आपने सुना होगा ना, बेसाल्ट लावा चट्टाने होती है, जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा है जो बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो जो बेसाल्ट लावा से चट्टाने बनती है ना, उसको हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। बिल्कुल सही है। फिर सी कह रहा है कि अवसादी सेल कौन सी है, तो आपकी जो चूना पत्थर होती है ना, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, वो आपकी कौन सी है, आपकी जो है आपकी अवसादी सेल है। ठीक है। कैसी आपकी अवसादी सेल है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और बचा आपका कायंत्रित सेल। तो जो स्लेट है आपकी कायंत्रित सेल है, मतलब है कि ताप और दाब से जब ताप और दाब के कारण जो आपकी है आग्नेय सेल या फिर आपकी जो है बदल जाती है, तो उसको रूपांतरित या फिर कायंत्रित बोलते हैं। तो आपको हम स्लेट बोलते हैं। आपका हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 32 41 किसमें आपका है, डी वाला है। आपका हो जाएगा 3 2 4 1, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो बिल्कुल सबका डी आया है, मयंक जी का आया, सक्सेस जी का, ओजी वाले, प्रतिभा जी का, सबका डी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए बहुत शानदार आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना आपको है। कह रहा है, आप कथन एक कह रहा है अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा कह रहा है इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा कह रहा है ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। कूट कूट आपका है, ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, सी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, डी कह रहा है 1 और 2 और 3 सही है। बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, बताइए आप लोग। अवसादी चट्टानों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, बताइए भैया आप लोग। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं भैया इसको, आप लोग आंसर देते रहिए, इसको हम हल भी करते हैं ना। चलिए मैथ का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तो कह रहा है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। बिल्कुल, जब किसी सेल का क्षरण होता है, मतलब क्या होता है, उसको अपरदित होती है, अपरदित होने के पश्चात जब उसमें पानी पड़ता है तो क्या होती है, वो निक्षेपित होती है, डिपोजिशन के कारण होता है। क्या होता है भैया आपका,
निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिशन, है ना? क्या होता है भैया उसको? डिपोजिशन होता है। तो बिल्कुल निक्षेपण के जो कारण होता है उसके कारण जो अवसादी सेलों का निर्माण होता है, बिल्कुल आपका सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि जो है इन सेलों में है जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो भैया किसमें नहीं पाए जाते हैं जीवाश्म? तो आपकी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, उसमें जो है जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्लियर है। लेकिन आपको जो है अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। देखते तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा कह रहा है ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, बिल्कुल है। इनका निर्माण क्या है? ये परतदार होती है, ठीक है। कैसी होती है? ये परतदार भी होती है, कम कठोर होती है, परतदार होती है। इनका निर्माण जो है अपरदन से होता है, तो आपका हो जाएगा परतदार होती है। तो आपका जो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आपका जो सी वाला है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया ना जी, बिल्कुल सक्सेस जी का आ गया 1 और 3, और जी वाले 13 का सी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? ऑप्शन ए आपका है आग्नेय सेल, बी आपका है अवसादी सेल, सी कह रहा है 1 और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग कि ऐसी कौन सी सेलें हैं जो उच्च ताप और दाब पर जो है परिवर्तित हो जाती है ना, कायांतरित हो जाती है, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा हो जाएगा सी वाला, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? जो आपका आग्नेय सेल भी है, आपके अवसादी सेल भी है, ये जब क्या है बहुत उच्च ताप पर, क्या हो जाएगा आपका? बहुत उच्च ताप प्लस उच्च दाब पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये क्या होती है? ये जो ये सेलें क्या होती है? ये परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आग्नेय से क्या होती है? आग्नेय से रूपांतरित होकर कहो आपकी अवसादी बन जाएंगी, अवसादी से आपकी क्या बन जाएंगी? आपकी रूपांतरित बन जाएंगी, रूपांतरित से भी आपकी पुनः रूपांतरित हो जाती हैं। तो आपका हो जाएगा 14C हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है आपकी आग्नेय चट्टानें भी आपकी कायांतरित होती हैं, आपकी जो है अवसादी जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ये भी जो है कायांतरित होती है, क्लियर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बोथ हो जाएगा 14 का, ए और बी दोनों। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, कह रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। जी मयंक जी बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, आपने सी किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण कह रहा है, दूसरा कह रहा है कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो कूट कह रहा है आपका ए कह रहा है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। बताना आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 15, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हमारी बदलती परिस्थिति का जो है ये क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है। चलिए भैया हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। पृथ्वी का जो स्थलमंडल होता है कितनी भी प्लेटों में विभाजित है? आखिर बहुत सारी प्लेटों में विभाजित है, तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपका एक हो गया, आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। प्लेटों की बात करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्लेटें हैं, तो आपका सही कह रहा है, ए आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, क्योंकि जो है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो आपका जो है कारण भी सही हो जाएगा, उसकी जो व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ए वाला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्लियर है भैया। चलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जी। प्रतिभा जी का भी ए आ रहा है, सक्सेस जी का, ओजी वाले सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया ना, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। हमारा है कौन सा भैया है? 16 बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, सत्य बताना है आपको। चलिए हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं भैया। 16 में सी, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग में होते हैं, जो पृथ्वी के नीचे होते हैं, उन्हें हम किसको क्या बोलते हैं? उनको हम अंतर्जात बल बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अंतर मतलब होता है अंदर होता है, अंदर लगने वाला बल अंतर्जात बल, ठीक है। चलिए आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, सतह मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बहिर्जात बल बोलते हैं। बिल्कुल कह रहा है आपका, दूसरा भी सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सत्य पूछा गया है तो सत्य आपका हो जाएगा, एक और दो दोनों सत्य हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, बताना है आपको। कह रहा है भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। और दूसरा कह रहा है कि उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। कूट आपका है केवल एक कह रहा है, केवल दो, एक और दो, दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा सही होगा। भूकंप के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। चलिए हल करते हैं भैया, देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया, ये हमारा कहीं पृथ्वी पर स्थान हो गया, और जो है ठीक है ये हमारा ये हो गया क्षैतिज वाला हो गया, ठीक। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे, पृथ्वी के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे जहां पर कंपन आरंभ होता है उस उद्गम केंद्र कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो होता है जहां पर भूकंप का उद्गम होता है उसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कह रहा है। इसको हम फोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम फोकस केंद्र भी बोलते हैं ना, फोकस बोलते हैं। और दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है उद्गम केंद्र के भू सतह पर ऊपर उसके निकटतम, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र के बोलते हैं। यहाँ पर आपका अधिकेंद्र होता है, ठीक है, अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है जिसको हम ईपी सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति यहाँ होती है, लेकिन जो आपका ईपी सेंटर होता है यहाँ पर सबसे पहले जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, महसूस कहाँ करते हैं? अधिकेंद्र पे करते हैं जिसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं। और लेकिन जो आपका उद्गम केंद्र आपका यहाँ पर होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत, वेरी गुड इवनिंग, बहुत शानदार ना, राधे राधे। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? आपका सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, क्लियर है। चलिए आपका हो जाएगा सी वाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, कह रहा है 18, कह रहा है नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका है विसर्ग, बी आपका है नदी द्रोणी, सी आपका है चाप झील, और डी आपका है वितरिका। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग जी। ओजीए वाले 18 का ए, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। कह रहा नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने, जैसे मान लो नदी निकलती है तो ये ऐसे 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 से बहती है ना, सांप की तरह बहती है ना, ऐसे तो बहती है ना, बहती नहीं बहती है? बहती है। तो यही एक प्रकार से सांप की तरह बहती है, तो उसको हम सर्प, सर्प नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मियंडर्स, मियंडर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर जब क्या होता है, जब नदी जब
धीरे धीरे क्या होता है, जब ये ऐसे बहने लगती है, ऐसे बहने लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक क्या होता है, ये क्या यहाँ पर जो है एक झील का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम चाप झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा विसर्प। जब नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है और वह मोड़दार मार्ग से बहती है, तो उसमें जो है विसर्प का निर्माण कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 19। नदी द्वारा चापाकार झील ऑक्सबो लेक का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भागों में। बी आपका कह रहा है तटीय भागों में। सी कह रहा है मैदानी भागों में। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। बताइए आप लोग कि नदी द्वारा जो है किस भाग में जो है चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। तो अभी हमने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि जो नदियां होती है जब आपके मैदानी भाग में जो है आपके मोड़दार मार्ग में बहती है, तो किसका निर्माण होता है, आपके विसर्प का निर्माण होता है। और वही विसर्प में है, विसर्प में जब नदियां बहुत ज़्यादा मात्रा में जब गाद लाती हैं, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है भैया, आपका एक चापाकार झील का निर्माण होता है। किसमें होता है, आपका मैदानी भाग में होता है। किसमें होता है भैया, आपका सी वाला हो जाएगा, मैदानी भाग में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो राइट आंसर आपका हो गया सी हो गया, मैदानी भाग में। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। चलिए देखिए भैया 20 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपका है समुद्री गुफा, बी दूसरा कह रहा है कि तटीय मेहराब, तीसरा कह रहा है स्टैक, और चौथा कह रहा है समुद्री भृगु। ऊट आपका है ए कह रहा है केवल 1 और 4, बी कह रहा 2 और 3, सी कह रहा 1, 3 और 4, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए आप लोग, बताइए अच्छे से, जल्दी से बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। ठीक है, बताइए। तो जो हमारी तटीय जो स्थलाकृतियां होती है, जिसको समुद्री जो तरंगे होती हैं, जो आपकी समुद्र जो तरंगे होती हैं, उनके दौरान निर्माण होता है। तो हमने लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, हम जानते भी हैं कि जो समुद्री गुफा होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जब वहाँ पर एक ऐसी एक आकृति हो जाती है ना, ऐसी आकृति हो जाती है उसमें, ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसी आकृति हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समुद्री गुफा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया लोग, समुद्री गुफा बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। तो आपका समुद्री गुफा हो जाएगा। फिर एक तटीय मेहराब भी बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है ना, ये मेहराब आपका बनता है, तटीय मेहराब बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा तटीय मेहराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तटीय मेहराब भी बोलते हैं इसको हम। तटीय वो आकृति होती है, वो आकृति होती है, ठीक है, आकृति होती है, तटीय मेहराब हो जाएगा। स्टैक भी आपका एक होता है, स्टैक आपके ऐसे होते हैं, आपके ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, आपके ऐसे खड़े होते हैं, स्टैक होते हैं, इसको हम स्टैक बोलते हैं। क्लियर है, आपका स्टैक हो गया। फिर आपका हो गया चौथा हो गया समुद्री भृगु। आपका समुद्री भृगु का भी निर्माण करते हैं, तो आपका हो जाएगा इसमें आपके जो है डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, कि जो है समुद्री जो स्थलाकृतियां होती हैं उसमें आपकी समुद्री गुफा भी होती है, तटीय मेहराब भी होते हैं, स्टैक भी होते हैं, और आपके समुद्री भृगु भी होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आपके लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लोयस के, ए कह रहा है हिमानी, बी कह रहा है नदी, सी कह रहा है पवन, और डी कह रहा है समुद्री तरंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बताइए आप लोग ऐसे कौन से जो है कारक है जो लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी होते हैं, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, ठीक है। बताइए। तो आपकी क्या हो जाएगा इसमें, जो आपकी पवन होती है ना, जिसको पवन, जिसको हम वायु बोलते हैं, ठीक है, आपकी जो हवा हो गई, हवा हो गई जिसको भी हम वायु बोलते हैं, ठीक है, जो हवा वायु पवन होती है, ये सर्वाधिक सबसे बड़ा कारक होती है लोयस के निर्माण का। ठीक है, जो रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं भैया, रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ जो हवाएं चलती हैं उनके कारण जो है वहाँ पर जो रेत होती है, जो उसकी रेत जो उड़कर जाती है, सबसे बड़ा जो लोयस का जो आपका क्षेत्र है आपका चाइना में पाया जाता है ना, सबसे बड़ा जो लोयस का क्षेत्र आपका कहाँ पर है, चाइना में पाया जाता है। उसको निर्माण किससे होता है, आपका पवन से होता है। क्लियर है, ठीक है, बहुत शानदार आपका हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा पवन। चलिए वेरी गुड जी सर ना। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका है 22 कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा कह रहा है
जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तीसरा कह रहा है पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं बताना है। केवल एक दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है आपका एक दो और तीन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बताना है आपको कौन सा सही इसमें है। ठीक है, बताइए आप लोग। बताइए आप लोग कौन सा इसमें जो सही है। बताइए कौन सा इसमें जो है सही है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भैया। इसमें कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं। कितने परसेंट पाई जाती है आपकी? 78% पाई जाती है। कितने? 78% पाई जाती है। ठीक है। और आपकी O2 कितनी पाई जाती है? O2 आपकी 21% है। तो आपकी लगभग 99% तो आपकी यही हो गई। तो आपका सही हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन है, 78% है। दूसरा कह रहा है जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। बिल्कुल ले जाते हैं भैया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और जो अन्य गैसें आपकी हीलियम है, आर्गन, जितनी भी आपकी गैसें होती हैं वायुमंडल में कुछ ना कुछ मात्रा में जो आपकी जाती हैं। केवल हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं। ठीक है। चलिए आपका दूसरा भी आपका सही हो गया है। तीसरा कह रहा है पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। नहीं, सीधे नाइट्रोजन से है ना, के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से प्रयोग करते हैं। नहीं, आप गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है पौधे जो है नाइट्रेट, आपका क्या है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? आपके नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है। और सीधे वायुमंडल से नहीं मिलता है, इनको नाइट्रोजन नहीं मिलती है। पहले नाइट्रेट लेते हैं, उसके बाद उसमें परिवर्तन होता है। तो आपका जो तीसरा गलत हो जाएगा। आपका केवल एक और दो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल ए वाला। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही मतलब होता है अधिक से कम क्रम कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बी कह रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। सी कह रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और डी कह रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो देखते हैं भैया। तो सर्वाधिक कौन गैस पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर आपकी ऑक्सीजन हो गई, फिर आपकी आर्गन आती है। कौन सी आती है? आपकी आर्गन आती है। उसके बाद जो आपकी कौन आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं भैया नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% है। कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन कितनी है भैया? 21% है। और हमारी आर्गन कितनी है? आर्गन कितनी है? 0.9% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.003% है। क्लियर है? तो है सबसे अधिक हमारी नाइट्रोजन हो गई 78%, ऑक्सीजन हमारी हो गई 21%, आर्गन हो गई 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 0.003%। ठीक है। तो राइट आंसर आपको सी वाला हो जाएगा। ये आपका जो है सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे आपका वर्षा हो गया, कोहरा हो गया एवं ओलावृष्टि हो गया वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? ऑप्शन ए कह रहा है आपका क्षोभ मंडल, बी आपका कह रहा है संताप मंडल, सी कह रहा है आपका मध्य मंडल और डी कह रहा है आपका बाहर मंडल। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपको है 24, बताइए आप लोग कि कहाँ होती है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो मौसम से संबंधित जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका हो गया वर्षा हो गया, आपका कोहरा हो गया, आपका ओलावर्षण हो गया, जितना भी आपका होता है, आपके बादल हो जाते हैं, सभी आपकी घटनाएं कहाँ होती हैं? आपकी क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है भैया? आपकी क्षोभ मंडल में होती है। यही कारण है कि जो वायुयान, यही कारण है, यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि जो वायुयान होते हैं, वायुयान होते हैं ये क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। वायुयान जो है क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। वायुयान जो है क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है विभिन्न आपकी चरम मौसमी जो घटनाएं होती हैं और वहां पर जो खतरा रहता है किसका? आपको जो जोखिम रहता है वायुमंडल का ना, तो आपका जो है
ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कह रहा है कि समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से कथन सत्य बताना आपको समताप मंडल से। चलिए भैया, समताप मंडल कह रहा है, कथन एक कह रहा है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तीसरा कह रहा है आपका ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित है। कूट आपका ए आपका है केवल 1 और 2 है, बी कह रहा है केवल 2 और 3 है, सी कह रहा है केवल 1 और 3 है, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताइए आप लोग 25 बताइए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका है, और आप लोग जो आंसर दीजिए इसका जो है। चलिए क्या कह रहा है भैया आपका आंसर, चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल आपका है। ठीक है, सबसे नीचे क्या आपका हो गया, क्षोभ मंडल होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल समताप मंडल होता है। ठीक है, मध्य मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आपका आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है, इसके बाद फिर आपका क्या होता है, आपका बहिर्मंडल होता है। ठीक है, मंडल होता है। तो आपका क्या पूछा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है, बिल्कुल सत्य कह रहा है आपका। तो आपका ये हो जाएगा क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका है। फिर क्या कह रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जो है बादलों एवं मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है कहाँ होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि समताप मंडल में नहीं होती है। तो आपका जो है जाएगा। तीसरा कह रहा है ओजोन गैस की जो परत होती है समताप मंडल में ही होती है, बिल्कुल आपकी जो आपकी ओजोन गैस की परत है जिसका लगातार जो है क्षरण हो रहा है, वो आपकी कहाँ होती है, वो आपकी समताप मंडल में होती है, बिल्कुल सही आपका है। तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। क्लियर है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही है। क्लियर है, चलिए जी बिल्कुल, सक्सेस जी, ओजीए वाले, प्रतिभा जी, सबका जो है राइट आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 26, कह रहा है कि 26 कह रहा है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ऑप्शन ए आपका है क्षोभ मंडल में, बी आपका है समताप मंडल में, सी कह रहा है मध्य मंडल में, और डी कह रहा है आपका भाई आपको किस मंडल में जो है आकर जो है आपके जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, बताइए आप लोग। तो आपका कौन हो जाएगा इसमें, तो जो अंतरिक्ष से जो आने वाले उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, उल्कापिंड होते हैं जो किसी भी ग्रह का जो है टूटा हुआ भाग होता है, उल्कापिंड होते हैं, जो पत्थर छोटे छोटे पत्थर होते हैं वहां से अंतरिक्ष से आने वाले, उनको हम उल्कापिंड बोलते हैं। जब ये उल्कापिंड जो है वायुमंडल पृथ्वी के जो वायुमंडल में आते हैं, तो आपका जो मध्यमंडल होता है ना, मध्यमंडल, तो आपका जो मध्यमंडल होता है इसमें आकर जो है वे स्वतः जल जाते हैं। क्या होते हैं, आकर जो है मध्यमंडल में स्वतः जल जाते हैं। क्लियर है, स्वतः जल जाते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल, ऋषा जी का, प्रतिभा जी का, ओजीए वाले सक्सेस जी, पायल जी का, सबका आंसर आ रहा है, माया जी का, सबका राइट आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा आपका 26 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। दूसरा कह रहा है समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य बताना आपको सत्य है। ठीक है, ए कह रहा केवल 1, बी कह रहा केवल 2, सी कह रहा 1 हो तो दोनों, डी कह रहा ना तो 1 तो 2। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ठीक है, बताना आपको 27 को, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 का आंसर दीजिए कि कौन सा इसमें जो है सत्य होगा। ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं, हल करते हैं भैया। ठीक है, लगाते हैं गुणा भाग इसमें, है ना।
कह रहा है कि आयन मंडल में आयनो, भैया नाम है इसका क्या दिया भैया, आयन मंडल दिया है, तो आयन मंडल नाम दिया तो भैया इसमें आयन तो होगा ही। कह रहा है कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। आयन मंडल जो होता है वहां पर जो आपका रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको पृथ्वी पर परावर्तित मतलब होता है रिफ्लेक्स करके जो है संचार व्यवस्था हमारी होती है, ठीक है, जो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, जो आप हमसे देख पा रहे हैं, आपके जो नेटवर्क चलता है, आप जो टीवी देखते हैं, जो आप हमको देख ले रहे हैं, यूट्यूब चलता है आपका, ठीक है, जितने भी आपके संचार व्यवस्था है वो आपके जो है आयन मंडल के कारण ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी तरंगे होती है, जो आप हमारी रेडिएशन होता है वहां से लौटता है, ठीक है। चलिए आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि समताप मंडल में जो आपका समताप मंडल है में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोनोस्फीयर कहते हैं, की संज्ञा दी जाती है, जिसकी जो है 15 से 35 किलोमीटर तक फैला हुआ, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ना। जो आपकी जो ओजोनोस्फीयर है जिसको हम ओजोन मंडल बोलते हैं, ये आपकी जो है समताप मंडल में पाई जाती है, और जिसकी मोटाई कितनी है आपकी है 15 से जो है 35 किलोमीटर है, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आपको दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक और सी दोनों सही है, तो आपको 2 हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि जो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, ठीक है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत, ओजोन जो परत है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, मापने की इकाई, ठीक है, क्या होती है, बोलते हैं डाप्सन, क्या होती है भैया, डाप्सन होती है ना, क्लियर है। चलिए सबका राइट आंसर है, ठीक है। डापलर नहीं भैया, डापलर नहीं होती है, डाप्सन होती है, क्या होती है भैया, डाप्सन होती है, डॉप्सन, ठीक है, बहुत शानदार जी। ओजीए वाले सक्सेस जी, ऋषा जी, प्रतिभा जी, सबका राइट आंसर आया, आपका डाप्सन आया, ठीक, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, कह रहा है कि कौन से कथन सत्य है, कह रहा है कि एक कह रहा है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या फिर सूर्यातप या फिर इंसोलेशन कहलाती है। दूसरा कह रहा है कि सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। कूट आपका बताना है, इसमें आप कूटना है इसको। कूट ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। बताइए आप लोग कि जो है इसके बारे में कौन सा सही आपका है। इसमें आपको जो है आपका जो है सूर्यातप जो होता है जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, इंटर सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं, है ना जी, ऑप्शन होगा जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगी, बताना है आपको। तो अब क्या हो जाएगा आपका बताना है। तो चलिए भैया हल करते हैं, इसमें लगाते हैं गुणा भाग। कह रहा है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, सूर्य से आने वाली जो हमारे पास ऊर्जा आती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, लगभग 500 सेकंड में आता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, भैया हमारे पास आएगी तो पृथ्वी क्या होती है, इसको रोक लेती है, जिसको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। पृथ्वी रोक लेती है, आतपन या फिर सूर्यातप कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। इसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, इसको हम जो सही इसको फुल फॉर्म होता है इंटर सोलर रेडिएशन होता है, बिल्कुल कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। भैया क्या सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं सही, क्योंकि जो सूर्य की जो प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वो हर जगह पर जो समान मात्रा में नहीं पड़ता है। भैया कैसे नहीं पड़ता है, हम 50 बार आपको बताए हैं। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है भैया ना, पृथ्वी जो भूमध्य रेखा पर होता है, ये यहाँ पर जो है सूर्य का जो प्रकाश है चारों आपके जो 12 महीना होता है, 365 दिन होते हैं, लगातार यहाँ पर जो है पड़ता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो प्रकाश है कहाँ पड़ता है, सूर्य की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है भैया, आपकी होती है भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसको भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है, क्लियर है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर जाएंगे या ध्रुव की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर या फिर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जो सूर्य ताप होता है वो कम होता जाता है। तो भैया इसमें जो है दूसरा वाला तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, सक्सेस जी, ओजीए वाले सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, केवल एक होगा। माया जी, ऋचा जी, प्रतिभा जी, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है ना। पायल जी हो गई, रुचि जी हो गई ना, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एनसीईआरटी है, तो जो एनसीईआरटी क्या होती है आपकी कॉन्सेप्ट वाली होती है ना, कॉन्सेप्ट क्लास होती है, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं करना है, इसमें बढ़िया से है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए भैया। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मतलब कि कहीं ना कहीं फॉल्ट होने वाला है ना। कह रहा है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा कह रहा है इसमें कि उच्च वायु दाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। चौथा कह रहा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। भैया इसमें कौन सा सच बताना है आपको, पहले बताया भैया, इसमें ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये तो हम लोग ले डूबेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए आंसर आप लोग। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर आप पका रहे हैं ना, पका नहीं रहे भैया, अच्छे से आप लोग आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए आप लोग। डी, चलिए देखते हैं भैया। सक्सेस जी का ओजी वाले डी आया है, प्रतिभा जी का डी आ गया है, माया जी का आ गया है ना, रुचि जी का आ गया है, ऋचा जी है, पायल जी, सबका डी आ रहा है, नंदू जी हो गए हमारे, सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण, वायुदाब का जो क्षैतिज, आपका क्षैतिज ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर आपका ऐसे होता है, तो कह रहा है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। तो वायुदाब होता है, किसको क्या बोलते हैं भैया, एक मिनट थोड़ा सा। कह रहा है कि वायुदाब जो आपका एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो होता है, कह रहा है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा, वायु का जो ताप होता है, वायु का जो तापमान होता है, उसके द्वारा जो है प्रभावित होता है। बिल्कुल आपका सही है भैया, जो वायुदाब होता है वो वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। बिल्कुल निखिल शर्मा जी, डी हो जाएगा राइट आंसर, सही है, बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। आपका बिल्कुल, आपका जहां पर निम्न दाब क्षेत्र होगा, निम्न दाब क्षेत्र होगा, वहां पर आपके बादल होंगे और आपका जो है आकाश एवं नम मौसम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है एकदम, आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा सही कह रहा है आपका कि उच्च वायु दाब क्षेत्र, जहां पर आपका हाई प्रेशर होगा, क्षेत्र होगा, उसमें आपका बादल मुक्त स्वच्छ आकाश रहेगा, बिल्कुल सही कह रहा है, तीसरा भी आपका सही है। ठीक है, जब आपका ये निम्न दाब क्षेत्र हो गया कि बादल युक्त है, तो आपका जो उच्च दाब क्षेत्र हो जाएगा, आपका बादल मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल आपको दोनों सही है। चौथा कह रहा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, गमन करती है, बिल्कुल सही आपका है। हमेशा जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो, जी निखिल शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो वायु होती है, जिसको हम हवा बोलते हैं, जिसको हम पवन बोलते हैं, वो है उच्च दाब क्षेत्र से, किससे भैया, उच्च दाब क्षेत्र से है निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसको आप हमेशा जो है लीजिए आप लोग, इसको है ये करते हैं। ठीक है, तो आपका जो चौथा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। कह रहा, एक कह रहा है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है। दूसरी कह रही है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है। और तीसरा कह रहा है कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन जो स्थानीय पवन कहलाती है। कूट आपका इसमें दिया गया है केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए अच्छे से, उसके बाद जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा इसमें जो है सही है। बताइए आप लोग कौन सा इसमें जो है सही है। ठीक है, देखते हैं, तो आपको देखना है, तो चलिए हल करते हैं इसको, देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्थानीय पवन बोलते हैं। नहीं, स्थानीय नहीं बोलते भैया, गलत हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्थाई बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं ना, क्योंकि ये लगातार चल रही ना, इसको हम अस्थाई पवन बोलते हैं ना, गलत हो गया। तो आपका ये तो आपका गलत हो गया, चलिए आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में भैया हमारे यहाँ ऋतु आती है, हम लोग क्या है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश हम लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है आपकी शीत ऋतु भी आती है, जिसको हम ठंडी बोलते हैं, गर्मी भी आती है, जाड़ा भी आपकी, बरसात भी आती है, तो आपका सब आता है ना। तो कह रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली बदलने वाली जो पवन होती है, मौसमी पवन कहलाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, केवल आपका दो सही है।
तीसरा कह रहा है कि किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थाई, भैया कि छोटे समय में, वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में आपकी अस्थाई थोड़े होगी, आपकी स्थानीय हो जाएगी। आपका गलत कर दिया यहाँ पर, आपका स्थानीय हो जाएगा। ठीक है, फिर की ले रहा था स्थानीय ना, क्या हो जाएगा आपका स्थानीय हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय पवन कहता है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा होगा, केवल आपका दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा आपका सही है तो आपका दूसरा हो जाए सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना जी। निखिल जी, ओजिया वाले सक्सेस जी, प्रतिभा जी, माया जी, पारुल जी, पायल जी, सबका बढ़िया आंसर आया है, बहुत शानदार। नंदू जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ठीक है, प्रचार आज नहीं हमको लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को हम। हमारा जो चल रहा है, जो हमारा बैच चल रहा है, रेलवे जो है हमारा एनटीपीसी का बैच है, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का जो बैच चल रहा है हमारा। ठीक है, इसमें जो फ्री बैच है, ठीक है, फ्री बैच है, निःशुल्क है आपका। इसमें 11 बजे आपकी रीडिंग चलती है, 12 PM पर आपकी चलती है साइंस चलती है, फिर आपकी जो है 1 PM पर आपकी मैथ चलती है, और आपकी जो है 2 PM पर जो आपकी है ये चलती है, आपकी चलती है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, चलिए तो है जी प्रतिभा जी, थैंक यू, बहुत शानदार, वेरी गुड, स्वागत है आपका। चलिए तो इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं, और जो है जस्ट इसके बाद है 6 बजे जो है अनुपम सर की जो है पॉलिटी जो एनसीईआरटी है, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी एनसीईआरटी चल रही है आपकी 6 बजे है, 6 PM पर। आप लोग उसमें जुड़िएगा, बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें। ठीक है, पॉलिटी एनसीईआरटी पे, तो आप लोग, ठीक है, इसी के साथ हम, थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उजिए वाले सक्सेस जी। तो उसी के साथ अपनी क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।